गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 5 का थर्ड टॉपिक यानी कि जो इसका सी पार्ट है, उच्चारण और शुद्ध ध्वनि उच्चारण की त्रुटियों का उपचार यानी प्रोनाउंसिएशन एंड रेमेडीज ऑफ एरर ऑफ साउंड आर्टिकुलेशन, ये टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि अपनी यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक है, साथ में सिलेबस का भी लास्ट टॉपिक है। और ये टॉपिक बहुत इजी है क्योंकि ये उच्चारण और उच्चारण की त्रुटियों के उपचार से संबंधित है। ऐसे ही लगभग टॉपिक हमारा 4th यूनिट में भी आया था, तो आपको ये टॉपिक याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं भी उच्चारण अशुद्ध किस कारणों से हो जाता है। जैसे मान लो कोई भी एक भाषा का शब्द होता है, जब दूसरी भाषा के लोग उसको बोलते हैं तो उसका उच्चारण अलग हो जाता है। तो इसे हम यूँ भी कह सकते हैं भी एक ही भाषा को बोलने वाले लोगों में क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उच्चारण भेद आ जाता है। क्षेत्रीय प्रभाव का मतलब जैसे मान लो कोई है, जैसे अब अपने कटोरी कोई कहेंगे कोली, ऐसे कोई कहेगा गलास, कोई कहेगा गिलास, यानी कि सभी के ऐसा कारण हो जाता है, ऐसा प्रभाव हो जाता है जिसके कारण उसके बोलने में अंतर आ जाता है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश के आधार पर कहा जाता है भी वर्णमाला के अक्षरों का शुद्ध उच्चारण होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश खड़ी बोली का गढ़ माना जाता है। खड़ी बोली यानी कि खरी बोली, शुद्ध बोली, तो वहाँ पर क ख ग घ के द्वारा ही उच्चारण किया जाता है। लेकिन उस हमारे व्यंजन क ख ग घ को बंगाल में को खो गो इस प्रकार से बोला जाता है। और पंजाब में आपने सुना होगा कक्का खक्खा यानी कि का खा, इंद्र को इंदर कहना पंजाबी भाषा में इस प्रकार से, यानी कि वो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण ही उसमें अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम करेंगे अशुद्ध उच्चारण के कारण। तो सबसे पहले मैंने आपको क्षेत्रीय प्रभाव समझा ही दिया। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण लोगों में अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है भौगोलिक प्रभाव। दूसरा अशुद्ध उच्चारण का कारण है भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक प्रभाव यानी कि वातावरण के आधार पर, भूगोल के आधार पर, जैसे कि अपने सिंधु नदी के किनारे आसपास जो भी लोग रहते थे वो मतलब अपने सिर पर वो इस प्रकार से पगड़ी बांधते थे भी उनके गले का कुछ भाग दब जाता था। तो वो क्या करते थे, उस स को ह बोलते थे। तो सिंधु के आधार पर ही हिंदू नाम पड़ा है, और सिंधी यानी कि वहाँ पर जो भाषा बोली जाती थी सिंधी, उसे ही हम हिंदी कह देते हैं। तो अशुद्ध उच्चारण का ये मुख्य कारण है भौगोलिक प्रभाव। उसके बाद अशुद्ध उच्चारण का कारण है अक्षरों और मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान भी, यानी कि हमें किसी भी वर्ण के बारे में, उसकी मात्रा के बारे में जब स्पष्ट ज्ञान नहीं होता भी, जैसे अब अपने कह देते हैं भी जहाँ पर छोटी की मात्रा लगनी हो वहाँ पर बड़ी की मात्रा लगा दी जाए, तो उस प्रकार से बोलने में भी फिर अशुद्धियाँ आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है अशुद्ध उच्चारण का शारीरिक विकार। कई बार होता है भी किसी बालक का कंठ तालु का विकार उत्पन्न होता है। कई बार तालु चिपका हुआ होता है, कोई कंठ के आधार पर उसके गले में कोई ना कोई ऐसी मतलब दोष उत्पन्न हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है जिसके कारण भी अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। कई बार ऊपर का होंठ कटा हुआ होता है, उसके कारण भी उच्चारण करने में मतलब सावधानी रखनी पड़ती है। उसके बाद मानसिक असंतुलन। मानसिक असंतुलन, जब बालक का मानसिक संतुलन सही होगा तभी बालक शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे, क्योंकि यदि मानसिक असंतुलन होता है तो वे बालक संकोच और भय के कारण शुद्ध बोलने में हकलाते हैं या हिचकिचाते हैं। वर्णों का गलत उच्चारण भी, यानी कि जिस प्रकार से हमने अक्षर और मात्राओं का कहा, इसी प्रकार से अगर बालक सही उच्चारण न करे तब भी अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। पारिवारिक अथवा सामाजिक वातावरण का प्रभाव। जैसे मान लो बालक के परिवार में
अगर संयुक्त परिवार है तो बुज़ुर्ग भी होते हैं और उनसे मतलब जिस प्रकार से वो बोलेंगे उसी प्रकार से बालक भी बोलना सीख जाता है। जैसे किसी के घर में यदि पंजाबी बोलने वाले हों तो बालक पंजाबी भाषा के शब्द सीख जाएगा। तब वह जब स्कूल में जाएगा, विद्यालय में जाएगा, तो वहाँ पर अगर उसे पंजाबी बोलने वाला कोई भी न मिले तो उसका उच्चारण शुद्ध नहीं हो पाता। इसी प्रकार से सामाजिक वातावरण, यानी कि बालक के आसपास के समाज के वातावरण में जिस प्रकार के लोग होंगे, जैसी सोसाइटी होगी, उसका भी बालक के उच्चारण पर पूरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है उच्चारण में असावधानियाँ। लेकिन कई बार क्या होता है भी बालक खुद ही किसी भी शब्द को बोलने में सावधानी का प्रयोग नहीं करता। वो अनेक प्रकार की, कभी शीघ्रता के कारण, कभी प्रयत्न लाघव के कारण, कभी किसी और भी कारण से भी वह बालक अशुद्ध बोलना सीख जाता है। फिर आत्मविश्वास की कमी। कई लोगों के घर का, बालक के घर का वातावरण इस प्रकार का होता है भी बालकों को बहुत ज़्यादा डरा कर रखा जाता है, तब भी बालक में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है और वह अशुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। फिर है सुर, बलाघात आदि का अनुचित प्रयोग। सुर, वही सुर का मतलब होता है स्वर, यानी कि अगर बालक जिस शब्द को उचित स्वर में ना बोले, उचित लय, गति, आरोह अवरोह, यानी आरोह का मतलब होता है ऊंची आवाज़ में बोलना, अवरोह का मतलब होता है नीचे की ओर बोलना। अपने जब सही ढंग से बोलते हैं तो शिक्षक भी अगर उचित लय, गति, आरोह अवरोह के साथ अशुद्ध उच्चारण करेगा तो वह बालकों को भी उसी प्रकार से सिखाएगा। तो इस प्रकार से अगर बालक के उच्चारण में सुर, बलाघात आदि का अनुचित प्रयोग किया जाएगा तो वह बालक अशुद्ध उच्चारण करना सीख जाएगा। उसके बाद अभी ये कारण बताए थे हमने। उसके बाद है उच्चारण दोष के प्रकार। उच्चारण दोष के प्रकार, इसमें सबसे पहले हमने लिया है स्वर भ्रांति, यानी कि बालक को अगर किसी स्वर की भ्रांति हो। भ्रांति का मतलब जैसे कई संयुक्त अक्षर जो होते हैं, उन संयुक्त अक्षरों को अगर वह पूर्ण रूप से बोलेगा, क्योंकि संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, उसमें पहला अक्षर आधा होता है और बाद वाला पूरा होता है, ठीक है। तो अब मान लो बालक ने उसको पहले वाले को भी अगर वो पूर्ण रूप से बोलेगा तो उसमें स्वर में भ्रांति उत्पन्न होने से भी उच्चारण दोष हो जाता है। जैसे प्रताप है, प्रताप में प आधा है और र पूरा है, क्योंकि पैर में जो र होता है वह हमेशा पूरा होता है। अगर वह पैर को सीधा देखकर वो सोचेगा भी प तो पूरा है, तब वह परताप बोलता है, प्रताप नहीं बोलता, क्योंकि उसे स्वर भ्रांति है। चंद्र को चंदर कहना, श्री को श्री कहना, शासन को शासन कहना। इसी प्रकार से स्वरागम, आगम का मतलब होता है आना, यानी कि जब कई बालक का देखा है भी श स से पहले वो ई लगा देते हैं। जैसे स्टेशन का स्टेशन, स्नान स्नान, स्कूल को स्कूल, स्त्री को स्त्री, यानी कि अपने आप ही वह उस मूल शब्द के आगे मतलब ई का आगम कर लेते हैं। तो यह भी उच्चारण दोष का मुख्य कारण है या प्रकार है। उसके बाद है अकार ईकार का भ्रम। अकार उकार ईकार का भ्रम, यानी कि अकार उकार ईकार कहते किसे हैं। ये मतलब जैसे आपने संस्कृत भाषा पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा अकारांत, इकारांत, उकारांत। इसका मतलब क्या होता है, जब हम विभक्तियाँ करते हैं तो विभक्तियों में लास्ट में जो स्वर होगा वह उसका कारांत कहलाता है। जैसे मान लो मैंने आपको कहा राम, राम में अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो म के अंत में अ आएगा तो वो अकारांत कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं कहती हूँ नदी, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये बड़ी ई लास्ट में है तो ये इकारांत हो गया। भानु शब्द है तो वो क्या हो गया, उकारांत हो गया। यानी कि अगर बालक में अकारांत, उकारांत और इकारांत का भ्रम उत्पन्न हो जाए तब भी बालक अशुद्ध उच्चारण करता है। जैसे पति छोटी है,
इसको पति कहना, कवि को कवि कहना, दयालु को दयालु कहना, परंतु को परंतु कहना, यानी कि बड़ा ऊ लगा देना, शांति को शांति कहना। तो ये भी एक मुख्य प्रकार है उच्चारण दोष का। इसी प्रकार से अनुनासिक का आगम, ये मिलता जुलता है ना, हमारा जो पहले ध्वनि की त्रुटियों का आया था उसी से मिलता जुलता टॉपिक है अपना ये। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? जो पांचवें वर्ण के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए हम कहते हैं भी नासिक के वर्ण कहलाते हैं वो उनको नाक से बोलना, यानी कि अगर वह नहीं है नाक से बोलने वाले, लेकिन उनको भी अनुनासिक का प्रयोग करते हुए बोलना। जैसे सोचना को सोचना कहना, ठीक है, इसमें यानी कि अनुस्वार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बालक इस प्रकार की अशुद्धियाँ करते हैं। इसके अतिरिक्त है समान ध्वनि वर्ण का भ्रम, यानी व को ब कहना, जैसे जवाब को जवाब कहना, केवल को केवल कहना, वन को बन कहना, श, यानी कि ये दोनों जो श और श है, तो इसमें श क्या है? ये जो इचु यशा नाम यानी कि तालु से बोला जाता है, और ये जो स को हमने श को कोई अंतर न लिया, प्रकाश को प्रकाश कहना, री और री बोलने में एक जैसी है, ऋषि को ऋषि कहना, ठीक है, वृक्ष को वृक्ष कहना। तो इस प्रकार के भ्रम का भी एक ये मुख्य प्रकार है उच्चारण दोष का। उसके बाद अशुद्ध वर्ण विपर्य। विपर्य का मतलब होता है विपरीत अर्थ, यानी कि अगर बालक किसी वर्ण को अशुद्ध बोलेगा और उसको उल्टा करके बताएगा तो वहाँ ये भी अशुद्धि का मुख्य प्रकार है। मतलब को मतबल कहना, टमाटर को मटाटर कहना, ठीक है। उसके बाद है शब्दांश को विपर्य। शब्दांश यहाँ तो था वर्ण विपर्य और यहाँ पे शब्दांश विपर्य। जैसे मान लो हिंदी भाषा में मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है भी, यानी कि बालक को सही ढंग से नहीं पता लेकिन उसे कुछ शब्द याद आ रहे हैं भी, उसके आधार पर कोई मुहावरा है, कोई लोकोक्ति है। जैसे बाल की खाल उतारना के आधार पर कहना, उसके स्थान पर कहना खाल की बाल उतारना। खाल की बाल कैसे उतरेगी? बाल की खाल उतारना। उसके आधार फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव का मतलब ये है, लाघव का अर्थ होता है शॉर्ट फॉर्म, तो इसका मतलब क्या है भी, प्रयत्न लाघव में भी यानी कि शीघ्रता के कारण गलती करना। जैसे परमेश्वर को परमेश्वर, रामेश्वर को रामेश्वर, टमाटर को माटर, मास्टर को माटर, ठीक है। अशुद्ध समीकरण। अशुद्ध समीकरण का मतलब य को ज कहना, जैसे राजयोग को राजजोग कहना। हकलाने के कारण भी, जैसे र को ल बोलना, यानी कई बालक क्या करते हैं हकला कर बोलते हैं, वो चाहे कोई भी कारण हो सकता है, संकोच भी है, कोई भी कारण हो सकता है, तो उसमें मोटर को मोटल कहना, रेल को लेल कहना, ठीक है। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक दोष। मनोवैज्ञानिक दोष, इसमें बालक विकलांग बालकों को मनोवैज्ञानिक दोष होते हैं। उसमें यानी कि वो किसी भी प्रकार से, वो मूक बालक भी हो सकते हैं वाणी दोष में। और उसके बाद मूक बालक वे बालक होते हैं जो कि बिल्कुल भी ध्वनि उच्चारण नहीं करते, लेकिन मूक बधिर बालक वे बालक होते हैं जो कि मूक बधिर बालक वो होते हैं जो भी ध्वनि उच्चारण नहीं करते लेकिन सुन सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों बातें हो सकती है भी, मूक बालक में आ जाएगा भी वो सुन सकते हैं, और मूक बधिर बालक में होते हैं भी जो न तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। उसके बाद है वाणी दोष के कारण। ये इसके आगे हम कल करेंगे, आप इतना उतार लेना और समझ लेना। उसके बाद हम वाणी दोष के कारण करेंगे और साथ में आ जाएगा उच्चारण दोष दूर करने में शिक्षक की भूमिका। थैंक यू।